घटना चक्र PYQ सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.96 × 10⁻15 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है। आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल होते हैं। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इसमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप में उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसके संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है। आंसर हो जाएगा वॉट है विद्युत शक्ति की इकाई। विद्युत शक्ति यानी P बराबर कार्य बटा समय होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य सीमा है। आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश की स्रोत, दूरी एवं तीव्रता आदि पर बाकी बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में यह मान 320 एंगस्ट्रॉम से 8000 A तक होगा तथा मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 से नैनोमीटर बताता है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर में। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर में द्रव व जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। किसी तल से इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है। आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? आंसर हो जाएगा बी। दाब हो जाएगा एक अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आंसर हो जाएगा विकृति का मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन को चुनिए। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। बी। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की ओर सुंदर दिखाई देती है।
एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अव्यवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है जो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में अवस्था में आ जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाती है। आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु कहलाती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। कॉस्मिक किरणें होती हैं। आंसर इसका देख लेते हैं। ये है कॉस्मिक किरणें होती हैं, आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए उत्प्रेरक है? आंसर हो जाएगा जनरेशन के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी को बेहतर संचार प्रौद्योगिकी 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। रडार का आविष्कारक कौन था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकवादी रॉबर्ट वाटसन वर्ष के 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों के रूप में सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल है। आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाला वैज्ञानिकों की जोड़ी के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगल्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सर वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा सन 1930 में हुआ था भौतिक का नोबेल पुरस्कार। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्होंने 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। अन्य नोबेल पुरस्कार दिए गए हुए हैं, जैसे व्यक्ति है, विषय और नोबेल पुरस्कार है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में दिया गया था 1913 में। सीवी रमन को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था 1983 में। मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 1979 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में दिया गया था 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। एक माइक्रोन बराबर होता है। आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग होता है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड है। आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ये दिया हुआ इसका फॉर्मूला और नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई L के
अनुक्रमानुपाती होता है। बल गुणनफल है, आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वह u वेग से गति करता है, t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण इक्वल टू mv माइनस mu बटा t हो जाएगा। यहाँ पे इसका जहाँ a इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ है v माइनस यू टी हो जाएगा बटा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, आंसर हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, यानी ये अदिश राशि है। और ये सब सदिश राशि देख लीजिए, वेग, विस्थापन, बल, ये सब सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे राशि हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। अदिश राशि वो है जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात mv बाई v इक्वल टू m हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, आंसर हो जाएगा 10 टू 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल होगा, आंसर हो जाएगा बी इसका। लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, तो उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में स्थित वायु प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। कारण पंख, रबर और गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर जाने के पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग भी इक्वल टू 2√2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शन करता है, अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अथवा से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तन हो जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, आंसर हो जाएगा वाट की इकाई है विद्युत शक्ति। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा संचारित होती है। P बराबर कार्य बटा समय हो जाएगा। विद्युत शक्ति इकाई वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, यानी ये सब सही सुमेलित है। वोल्ट मीटर का विभवांतर हो जाएगा एमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा और उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। टरबाइन एक डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एक डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, आंसर हो जाएगा 1 इकाई। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट यानी 100 इंटू 10 घंटा, 100 वाट हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 1000 वाट बराबर। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किटों का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम मीटर है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4.70 ओम हो जाएगा, किलो ओम हो जाएगा। इसका ये दिया हुआ है, कुल प्रतिरोध है इतना दिया हुआ है 1.403, तो R1 बराबर 2 किलो ओम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है इसका,
का आंसर आ जाएगा इसे निकलने पर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनमो क्या है? डायनमो आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनमो एक यंत्र ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो में आर्मीचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर में आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म के रंगों को एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होता है। यदि किसी एक ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायोप्टर होता है जिसे प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस F को मीटर में व्यक्त करें तो 1D 1 मीटर -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता +1 तथा अभिसारी लेंस की क्षमता -1 है। फोकस दूरी F बराबर 1 है ना, लेंस की क्षमता D हो जाएगी 1/2 = 0.5 मीटर इतना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई में पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरे पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। यह पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1921 में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे के तापमान को कम किया जा सकता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? आंसर हो जाएगा इसका टीन और शीशे का एक मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक छोटा सा टुकड़ा होता है। यह रंगा शीशा टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपथ शॉर्ट सर्किट, अतिभारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ धारा निर्देशित मान के अधिक हो जाती है तो फ्यूज गल कर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? आंसर हो जाएगा सी, पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या उष्मा प्रवाह न हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं उष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा की उष्मा चालकता कम होती है। लेड की उष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट MK जबकि पारा की उष्मा चालकता 8.31 MW/MK होती है। अति चालकता का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातु के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध को मापा। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप को पारे की विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें
ऊर्जा हर्ष के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई हर्ष नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकता का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकता को दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर रोक लेते हैं और अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है ना। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर को से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, आंसर हो जाएगा आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं कमरे को। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। आंसर यानी सी गलत है, तो सही कथन पढ़ लेते हैं। ये सब सही हो जाएगा। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही बात है, और ये भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य करते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंग दैर्ध्य करते हैं। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा आवृत्ति। कौन सा नहीं बदलता है? आंसर आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच के माध्यम से एक दूसरे के माध्यम जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। पढ़ने में काम में आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस से बने होते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास दूरदृष्टि को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि युक्त कोई वस्तु दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु निकट की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण कनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, आंसर हो जाएगा 330 मीटर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है। माध्यम ताप और ध्वनि का वेग है। शुष्क वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतना है। हाइड्रोजन का दिया हुआ है ताप 25 डिग्री। असंतुलित लोहा का दिया 25, इतना ताप है। कांच का है इतना। सबका ध्वनि का वेग दिया हुआ है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, आंसर हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि भी लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इन प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णन होते हैं, अतः प्रकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन से समझा जा सकता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन
रिफ्लेक्शन कहलाता है। पानी का घनत्व वो सबसे अधिकतम होता है, आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, उसका आयतन न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। F बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। प्रश्नानुसार यहाँ पे सेंटीग्रेड का की जगह पे 50 रख देने के बाद आंसर 122 आ जाता है। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब, है ना, फिर भी इसका कोई जल स्तर नहीं बढ़ेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अर्थात बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिमाण है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, आंसर हो जाएगा शहद की होती है सबसे ज़्यादा श्यानता। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने ही उसकी अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम इस प्रकार है, सबसे ज़्यादा श्यान शहद में हो जाएगा, उसके बाद खून में, फिर जल में, फिर वायु में। यहाँ पे दिया हुआ है जल है ना, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड में श्यानता 1.0 है, और रक्त का है 37, ताप है 2.7 है, और वायु का देख लीजिए सबसे कम वायु का कम है ना। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंग ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना ही प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इससे पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा सी, सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है, आंसर हो जाएगा प्लूटो पर होता है। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है जिसके कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 दिन पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर-1। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर-1 होती है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने का समय होता है, आंसर हो जाएगा 3.8 मिनट। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया, अतः इस मिनट के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 150 × 10⁻7 मीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? आंसर होगा, देख लेते हैं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में सी को सही माना, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई विकल्प मौजूदा नहीं है, अतः ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति सबसे छोटा ग्रह बुध है एवं बृहस्पति का औसत व्यास इतना दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आंसर इसका, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, आंसर इसका हो जाएगा फास्ट, यानी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी, फोटोन, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी में बल्बों के में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। साधारण मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता में उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ऑक्सीकरण दहन नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत ताप युक्तियों में होता है। ताप दीप्त लैंपों में तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में किया जाता है। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक के अवयव है? आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आंसर इसका देख लेते हैं। ए गलत है, बाद बाकी सब सही होगा, इसका मतलब देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन हीन आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम है ना अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़े नाभिक बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? आंसर हो जाएगा डी, रेडॉन नहीं होता है ना। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, अतः अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी वॉट के। बिजली की खपत का बिल किलोवाट से मापा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम सबसे भारी है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.8 है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A छोड़ा गया था।